Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic variability of insolation at the surface of the earth of class 11 geography chapter number 8. So इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि अर्थ के सरफेस पे किन किन वजहों से इंसोलेशन में चेंजेस हैं, इंसोलेशन में वेरिएबिलिटी है। हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि अर्थ के सरफेस पे ऐसा नहीं है कि हर जगह सेम अमाउंट में इंसोलेशन रिसीव होती है। मतलब कि अर्थ के सरफेस पे अलग अलग जगह पे अलग अलग अमाउंट में इंसोलेशन रिसीव होती है और अलग अलग टाइम पीरियड में भी अलग इंसोलेशन रिसीव होती है। जैसा कि हमने एपीहीलियन एंड पेरिहीलियन वाले टाइम में देखा था कि 4 जुलाई में जब एपीहीलियन होता है तो उस टाइम पे जो सन और अर्थ है वो बहुत दूर होते हैं और उस हिसाब से उनमें जो इंसोलेशन रिसीव होनी चाहिए वो काफी कम होती है। वहीं जो 3 जनवरी वाला टाइम होता है, पेरीहिलियन वाला टाइम होता है, उसमें इंसोलेशन ज्यादा रिसीव होती है। मतलब कि अर्थ के ऊपर जो इंसोलेशन रिसीव होती है वो अलग अलग टाइम पे भी अलग होती है। तो इनके पीछे कारण क्या है, रीजंस जो है वो हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हालांकि आपको काफी ज्यादा आइडिया पिछले वीडियो से ही लग गया होगा कि मेन क्या रीजंस हैं इस वेरिएबिलिटी के, बट अभी हम थोड़ा सा और डिटेल में इसको और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। The amount and the intensity of insolation vary during a day, in a season and in a year. मतलब कि किसी पर्टिकुलर जगह पे जो इंसोलेशन रिसीव होती है वो हर एक मतलब एक दिन में भी चेंज होती है। एक दिन के अंदर जैसे आपका घर है, आप अपने घर को देखो बस, ठीक है। आपके घर पे पड़ने वाली जो सूरज की रोशनी है क्या वो सुबह से लेकर शाम तक एक जैसी होती है? नहीं होती। इसका मतलब कि एक दिन में भी किसी पर्टिकुलर प्लेस पे क्या होता है, अलग अलग इंसोलेशन रिसीव होती है। अब अपने ही घर में सीजन की बात करो कि जब आपके घर पे मतलब जब आपके एरिया में गर्मी पड़ती है और जब आपके एरिया में सर्दी पड़ती है, तो क्या दोनों ही सीजन्स में जो धूप पड़ती है आपकी छत पे वो इक्वल होती है? नहीं होती। जो गर्मी वाला मौसम होता है उसमें बहुत ज्यादा एकदम कड़क धूप पड़ती है कि अगर हम पैर भी रखते हैं फर्श पे तो हमारे पैर जल जाते हैं। बट वहीं सर्दी में जो धूप पड़ती है वो कम रहती है, और सर्दी में जब धूप पड़ती है तो हम उसको सह पाते हैं, हम बाहर निकल पाते हैं धूप में, और वो थोड़ी सी ऐसी होती है कि बेयर कर सकते हैं हम उसको। तो मतलब कि सीजन में भी, एक सीजन से लेकर दूसरे सीजन में जब हम कंपेयर करते हैं तो अलग अलग इंसोलेशन रिसीव होती है। और एक साल में, पूरे साल भर में जब आप देखते हो तो जाहिर सी बात है कि जब दिन में इंसोलेशन अलग हो रही है, सीजन्स में इंसोलेशन अलग हो रही है, तो साल में भी अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग इंसोलेशन रिसीव होगी। जनवरी के टाइम पे जो इंसोलेशन रिसीव होती है वो फरवरी से अलग होती है, फिर फरवरी में जो सनलाइट रिसीव होती है वो मार्च से अलग होती है। मतलब हर महीने हर दिन में जो इंसोलेशन रिसीव हो रही है वो अलग रहती है। The factors that cause these variations in insolation are first the rotation of the earth on its axis। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इंसोलेशन में ये वेरिएशन ला रहे हैं, किन किन कारणों से ये इंसोलेशन में डिफरेंस है? तो पहला है रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। अपने ही एक्सिस पे जो अर्थ घूम रही है, जो रोटेट कर रही है, ये पहला रीजन है। इसकी वजह से अलग अलग जगह पे अलग अलग अमाउंट में इंसोलेशन रिसीव होती है। इवन ड्यूरिंग डे के टाइम पे जो इंसोलेशन है वो भी उसके एक्सिस के रोटेट होने की वजह से अलग होती है। सेकेंड है द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सन्स रेज। सूरज की किरणें किस एंगल पे आके टकरा रही हैं अर्थ के सरफेस से, उसकी वजह से भी इस पे अफेक्ट पड़ता है कि कितनी ज्यादा इंसुलेशन कब रिसीव होने वाली है। इन सभी पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी। द लेंथ ऑफ द डे, डे कितना बड़ा है, दिन की कितनी लंबाई है, कितना ज्यादा दिन हो रहा है, कितनी कम रात हो रही है, तो उस सब पे डिपेंड करता है। द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर कितना ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, इस पे डिपेंड करेगा। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड इन टर्म्स ऑफ इट्स एस्पेक्ट, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड मतलब कि जो लैंड है उसकी क्या शेप, क्या साइज है, किस तरीके की स्लोप है, तो ये सारी चीजें भी अफेक्ट करती हैं। द लास्ट टू हाउएवर हैव लेस इन्फ्लुएंस। तो जो लास्ट टू है मतलब ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमोस्फेयर एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड, इन दोनों का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है इंसोलेशन पे, मतलब है बट कंपेरेटिवली कम है। बाकी 3 पॉइंट्स के मुकाबले इनका जो अफेक्ट है वो थोड़ा कम है। The fact that Earth's axis makes an angle of 66.5 degrees with the plane of its orbit around the sun has a greater influence on the amount of insolation received at different latitude। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था? The rotation of the Earth on its axis। तो अब हम उसी को डिस्कस करेंगे। देखो, जो अर्थ है वो अपने ऑर्बिटल प्लेन से कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 66.5 या 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। इसका मतलब क्या है? देखो,
यहाँ पे आपने ये चीज देखी होगी, अगर इस वाली पिक्चर को देखोगे तो ये पूरी अर्थ है, ठीक है। अब इस अर्थ के बीच में आपको ये एक लाइन दिखाई दे रही होगी, ये वो लाइन है जिसके अराउंड अर्थ घूम रही है। एक्चुअल में ऐसी कोई लाइन नहीं है, ये एक इमेजिनरी लाइन है, बट अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है, ठीक है, इस तरीके से। तो आप यूं समझ सकते हो, ऊपर से लेके नीचे तक हमने अर्थ को बीच से डिवाइड कर दिया है। अब इसका इंक्लिनेशन कैसे है, अब देखो अर्थ जो है वो, उसकी शेप हमने पहले भी डिस्कस किया था, वो जियोइड शेप है या ऑरेंज की तरह शेप है। वो साइड से बर्ज्ड है और बीच से फ्लैट है। अब इस केस में देखो मैंने एकदम स्ट्रेट बनाई है, और अब इसके बीच में मैं एक सीधी लाइन बनाऊंगी तो ये बनेगी। तो जब भी कोई चीज घूमती है तो अपने सेंटर से ही तो घूमती है, ठीक है। तो जो ये घूमेगी तो मैंने उसके बीच में एक इस तरीके से लाइन बना दी। अब देखो हम कह रहे हैं कि अर्थ जो है वो टिल्टेड है थोड़ी सी, तो इसका मतलब ये जो शेप है वो ऐसी है एक्चुअली। अब मैं थोड़ा सा और इसको मतलब इलिप्टिकल सा बना रही हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए कहने का मतलब क्या है, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर दिया, इस तरीके से घुमा दिया। अब इसके ये जो बीच वाली लाइन थी यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं, ये ऐसी बनेगी, ठीक है। तो अर्थ जो है वो एक्चुअली इस तरीके से कुछ प्रेजेंट है स्पेस में, ठीक है। अर्थ की शेप जो है वो इस तरीके से बल्ज है, ऊपर से फ्लैट है, और जो अर्थ है फिर वो इस तरीके से घूम रही है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हल्की सी अर्थ टेढ़ी है, ठीक है, और फिर वो घूम रही है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इस शेप में, अगर आप एक सीधी लाइन बनाओगे, एकदम सीधी लाइन बनाओगे इस तरीके से, ठीक है, तो ये जो एंगल है, अब एक और मतलब हॉरिजॉन्टली भी एक सीधी लाइन बना लो। अब ये जो एंगल है ये वाला, इसको आप कह सकते हो ये इसकी ऑर्बिटल प्लेन है, क्योंकि ये सन के चारों तरफ घूम रही है तो ऐसे घूम रही है ना। सन के चारों तरफ भी तो घूम रही है वो ऐसे। तो ये आप कह सकते हो ये वाला ऑर्बिटल प्लेन है, रेड कलर से जो मैं हॉरिजॉन्टली इधर पे बना रही हूँ, ये वाला। अब ऑर्बिटल प्लेन के साथ ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये कितना एंगल बना रही है, 66.5 डिग्री का एंगल बना रही है। अब ये पूरा एंगल आपको दिखने में लग रहा होगा, ये जो पूरा एंगल है ये वाला, ठीक है, वर्टिकल रेड लाइन एंड हॉरिजॉन्टल रेड लाइन के बीच में ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है। अब अगर इतना एंगल, ये वाला एंगल अगर 66.5 है तो ऊपर वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल 23.5 डिग्री का है। इसीलिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी क्या बोला था कि हमारी जो अर्थ है उसकी एक्सिस 23.5 डिग्री टिल्टेड है। इसका मतलब क्या हो गया, जब हम वर्टिकल लाइन से देख रहे हैं, अगर वर्टिकली सीधा बना के देखें तो हमें क्या लग रहा है कि ये सीधी लाइन ऐसे होनी चाहिए थी, बट अर्थ की जो एक्सिस है वो टेढ़ी है इस तरीके से, तो ये 23.5 डिग्री टिल्टेड है। इसको हम दूसरे तरीके से सेम चीज को कह सकते हैं कि अर्थ की जो एक्सिस है वो ऑर्बिटल प्लेन के साथ 66.5 डिग्री का एंगल बना रही है। दोनों ही बातें सेम है, दोनों ही बातें करेक्ट हैं। अगर हम बोलें कि अर्थ की जो एक्सिस है वो 23.5 डिग्री से टिल्टेड है तो भी ठीक है। अगर हम बोलें कि अर्थ की जो एक्सिस है वो ऑर्बिटल प्लेन के साथ 66.5 डिग्री का एंगल बना रही है तो भी करेक्ट है। बस देखने का नजरिया है, कभी हम यहां से देख रहे हैं, कभी हम यहां से देख रहे हैं। आई होप कि अब आपको ये चीज क्लियर होगी कि किस तरीके से हम कह रहे हैं कि अर्थ थोड़ी टिल्टेड है, ठीक है। आपने ग्लोब का भी मॉडल देखा होगा, मतलब जो ग्लोब रहता है उसमें भी देखा होगा, एक टेढ़ी सी लाइन रहती है और इस तरीके से बीच में अर्थ रहती है। तो वही चीज यहाँ पे बात की जा रही है कि जो अर्थ की एक्सिस है, अर्थ थोड़ी सी टिल्टेड है। अब इस टिल्ट की वजह से कैसे अफेक्ट पड़ता है, तो ये चीज तो हम क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं और मैंने अभी पिछले 2 वीडियोस में भी डिस्कस कर चुका है इस चीज को, बट कोई बात नहीं, हम वापस से इसको डिस्कस करेंगे बिकॉज यहाँ पे हमें टॉपिक अच्छे से डिस्कस करना है। तो the fact that the Earth's axis makes an angle of 66.5 degree with the plane of its orbit around the sun has a greater influence on the amount of insolation। और ये जो tilted है या ये जो 66.5 डिग्री का ये जो एंगल बना रहा है अर्थ की एक्सिस, इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इंसुलेशन पे। अब अफेक्ट कैसे पड़ता है ये चीज आपको तब और अच्छे से समझ आएगी जब आप ये इमेजिन करो क्या होता अगर अर्थ एकदम सीधी होती। तो मान लो यहाँ पे सन है, ठीक है, और ये अर्थ है। अब मैंने ना सीधी अर्थ बनाई है, ठीक है, यहाँ पे ये सीधी अर्थ बनाई है। जस्ट इमेजिन कि अगर अर्थ सीधी होती तो किस तरीके से सन की इंसोलेशन रिसीव होती, क्योंकि इसी से आपको समझ आएगा कि अगर अर्थ टेढ़ी है तो उसका क्या असर पड़ रहा है इंसोलेशन पे। तो अगर यहाँ पे रिसीव कैसे होती इंसोलेशन, हमेशा जो इक्वेटर है, हमेशा इक्वेटर पे सीधी आके लाइन पड़ती, सीधी आके इंसुलेशन पड़ती, ठीक है।
जो पोलर वाले रीजन है उनमें हमेशा इस तरीके से जो इंसोलेशन है वो आके गिरती, सन की जो किरणें हैं वो ऐसे आके गिरती। मतलब अर्थ जो है वो टिल्ट नहीं कर रही है फिलहाल, और अपनी ही एक्सिस पे अब वो घूम रही है। अब जब अर्थ घूमेगी तो क्या होगा, जो ये वाला हिस्सा है, अर्थ के सामने वाला हिस्सा है, यहाँ हमेशा गर्मी रहेगी, यहाँ हमेशा दिन रहेगा। जो हिस्सा सामने रहता है सूरज के उस पे दिन रहता है, और जो ये पीछे वाला हिस्सा है इस पे रात रहेगी। अब जब ये हिस्सा इस तरीके से घूम के आएगा, ठीक है, इस एरिया को नाम दे देते हैं, ये वाला जो एरिया है इसे ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं, ठीक है। तो ये था इक्वेटर, ये है ए और ये है बी। अभी क्या हो रहा है, ए वाला हिस्सा जो है वो पूरे तरीके से यहाँ पे दिन है, और बी वाला जो हिस्सा है यहाँ पे रात है। अब होगा क्या कि जब ये एरिया घूम के आएगा, जब इस तरीके से अर्थ घूम के आएगी तो बी वाला हिस्सा सामने आ जाएगा, और तब बी वाले हिस्से पे रोशनी पड़ेगी। अभी देखो इस पॉइंट पे आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा कि इंसुलेशन का असर कैसे पड़ रहा है, क्योंकि पहले ए वाला हिस्सा आगे था, फिर बी वाला हिस्सा आगे हो गया, और इक्वेटर पे अभी भी, मतलब अब देखो इक्वेटर वाले रीजन पे अभी भी उतनी लाइट है, ठीक है। तो इससे आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि इंसुलेशन कैसे अफेक्ट हो रही है एक्सेस की वजह से। अब इसको ऐसे देखो, ये तो मैंने सिंपल डे एंड नाइट की बात की थी। अब आप सीजन्स में देखो, सन के चारों तरफ अर्थ घूमती है, इसको अलग से ही ले लेते हैं। जो सन है उसके चारों तरफ अर्थ जो है वो घूम रही है, तो बीच में सन है। अभी हमने क्या बोला, हमारी अर्थ जो है वो इधर थी, ठीक है, ये इधर थी। अब घूमते घूमते ये अर्थ इधर भी तो आएगी और फिर वापस इस तरीके से जाएगी। तो अब यहाँ पे जो अर्थ होगी वो कैसी होगी, इस तरीके से होगी, एकदम सीधी एक्सेस है। अभी इमेजिन कर रहे हैं हम, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। अभी हम बस इमेजिन कर रहे हैं कि अर्थ की जो एक्सेस है वो सीधी है, ठीक है। अब एक बात नोटिस करोगे, चाहे अर्थ इस तरफ थी, राइट साइड थी, चाहे अर्थ लेफ्ट साइड है, जो इक्वेटर है और जो ट्रॉपिक्स हैं, हर जगह पे सेम मात्रा में ही जो लाइट है वो पड़ रही है। अभी भी सीधी जो किरणें हैं वो इक्वेटर पे आ रही हैं, अभी भी जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है उसमें सेम एंगल से जो किरणें हैं वो जा रही हैं। मतलब साल के हर एक टाइम पे जो इंसोलेशन रिसीव हो रही है वो इक्वल है एक पर्टिकुलर लैटिट्यूड पे। मतलब इसका मतलब क्या है कि जब आप यहाँ पे मान लो ये वाला जो हिस्सा है वो जुलाई वाला हिस्सा है, ठीक है, और ये वाला हिस्सा जो है वो जैन वाला हिस्सा है। राइट साइड मैंने जैन का सिचुएशन दिखाई है कि जनवरी में अर्थ की पोजीशन ऐसी होती है, और लेफ्ट साइड मैंने जुलाई की पोजीशन दिखाई है। अब चाहे जनवरी हो चाहे जुलाई हो, दोनों ही महीनों में इस इक्वेटर पे जो इंसोलेशन रिसीव हो रही है वो बिल्कुल सेम है। 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और बिल्कुल इंसोलेशन सेम रिसीव हो रही है। पोल्स पे जो इंसोलेशन रिसीव हो रही है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हर एक लैटिट्यूड पे जो भी इंसोलेशन पड़ रही है वो जुलाई वाले मंथ में भी सेम है, जैन वाले मंथ में भी सेम है, ठीक है। अब आप इमेजिन करो कि यहाँ पे टिल्ट है, टिल्ट होगा तो क्या होगा कि अब फिर से मैंने इस तरीके से इसकी इमेज बना दी है कि पहले अर्थ इधर थी और इधर से घूम घूम के इस तरीके से जाती रहेगी, सूरज के चारों तरफ ये घूम रही है। ये वाला जो पॉइंट है ये कौन सा है, जैन वाला पॉइंट है, और ये वाला जुलाई वाला पॉइंट है, ठीक है। अब इसमें मैं इक्वेटर के साथ साथ कुछ और भी लैटिट्यूड बना देती हूँ। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो कैंसर को मैं CA लिख रही हूँ, ट्रॉपिक ऑफ CA, या ट्रॉपिक ऑफ C लिख देती हूँ कैंसर को, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लिख देती हूँ CA, ठीक है। और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है TC और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है TCA, ठीक है। तो ये दोनों मैंने ट्रॉपिक्स भी बना दिए हैं, बीच में 0 डिग्री लैटिट्यूड है। अब इसमें देखो, यहाँ पे जब जैन वाला टाइम है तो सीधी 90 डिग्री की एंगल किसके साथ बनेगा। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री का एंगल जो है इधर पे बन रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो मतलब कि इस टिल्ट के कारण क्या हुआ कि जो जैन वाला मंथ था उस पे इक्वेटर पे 90 डिग्री नहीं पड़ रहा। देखो अगर टिल्ट नहीं होता, अगर अर्थ एकदम सीधी होती, तो चाहे जैन है चाहे जुलाई है, 90 डिग्री का एंगल किसके साथ बन रहा था, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कैप्रिकॉर्न के साथ नहीं बन रहा था, ये इक्वेटर के साथ बन रहा था। बट टिल्ट की वजह से देखो डिफरेंस कितना आ गया। अब देखो जो सीजन्स हैं वो इस टिल्ट के कारण ही हो रहे हैं। अगर टिल्ट नहीं होता
तो चाहे जनवरी है चाहे फरवरी है, पोल वाले रीजन्स हमेशा ही ठंडे रहते, जो इक्वेटर है हमेशा ही उस पर उतनी गर्मी रहती। चलो एग्जाम्पल के तौर पे आप सिर्फ नॉर्दर्न इंडिया को ही लेके चलो कि मान लो जो हमारा पूरा नॉर्दर्न इंडिया है उस पे एक्सट्रीम सीजन्स हमें देखने मिलते हैं, है ना। तो जहाँ पे एक्सट्रीम सीजन देखने मिलते हैं उन्हीं की बात करते हैं। आपको नॉर्दर्न इंडिया में देखने मिलेगा कि जो जून जुलाई मई जून ये वाला पूरा एरिया है, इस टाइम पे बहुत गर्मी पड़ती है, और फिर जो दिसंबर जनवरी ये वाला पूरा टाइम पीरियड रहता है इसमें बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। तो अगर अगर अर्थ एक्सेस पे टिल्ट ना करती, अगर अर्थ की एक्सेस एकदम स्ट्रेट होती, तो इस तरीके के मौसम में वेरिएशन देखने नहीं मिलती। फिर क्या होता, चाहे जनवरी का मौसम है चाहे जून का मौसम है, दोनों ही टाइम पे जो मौसम रहता ना वो एकदम सेम रहता। ठीक है, क्योंकि चाहे कोई भी महीना है, सन की जो रेज हैं वो तो सेम एंगल से आ रही हैं, सेम इंसोलेशन रिसीव हो रही है। तो इसीलिए देखो ये टिल्ट का असर कितना ज्यादा पड़ रहा है कि एक मौसम में तो अब यहाँ पे जैन वाले एरिया में क्या हो रहा है, जैन वाले टाइम पीरियड में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है या जो पूरा ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पड़ रही है ठंडी, और जो यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो ये सदर्न हेमिस्फेयर है इसमें पड़ रही है गर्मी। ठीक है, एक मौसम ये हो गया। और अब जुलाई वाला टाइम देखो, जुलाई वाले टाइम में जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है अब यहाँ गर्मी है, क्योंकि सीधी किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही हैं। तो ये वाला जो एरिया है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है ये थोड़ा सन की तरफ टिल्टेड है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में गर्मी है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे अब सूरज की किरणें जो है वो सीधी नहीं पड़ रही, तो यहाँ पे ठंडी है, यहाँ पे विंटर वाला मौसम है। तो आई होप ये चीज मैंने बहुत ही ज्यादा टाइम लगा के बताई है, बट चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप सिंपल 11th-12th के लिए पढ़ रहे हो, तो भी आपके लिए जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने जरूरी है कि भाई हम क्यों कह रहे हैं कि टिल्ट की वजह से इतना ज्यादा असर पड़ रहा है। तो आप यहाँ पे खुद दोनों ही पिक्चर्स को कंपेयर करके देख सकते हो कि कितना ज्यादा अफेक्ट जो है ये सूरज की किरणों का पड़ रहा है टिल्ट की वजह से। अब इसी वाले चीज से रिलेटेड है हमारा नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट फैक्टर। नेक्स्ट फैक्टर क्या है, सेकेंड फैक्टर हमने देखा द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सन्स रेज, कि सन की जो रेज है वो एक पर्टिकुलर लैटिट्यूड के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रही है। तो मैंने आपको ये भी जो एग्जांपल्स दिए अभी, जो पूरा ये बना के दिखाया टिल्ट वाला, वो क्या क्या एग्जांपल देके दिखाया, 90 डिग्री का एंगल बना के ही तो दिखाया कि किस तरीके से 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो मतलब कि ये जो सूरज की किरणें हैं जब अर्थ के सरफेस पे गिरती हैं तो कुछ ना कुछ एंगल बनाती हैं। ठीक है, तो इसको पहले लाइन बाय लाइन थोड़ा डिस्कस करते हैं, फिर वापस से ड्राइंग वाले सिस्टम की तरफ बढ़ेंगे। The second factor that determines the amount of insolation received is the angle of inclination of the rays। कि जो सेकेंड फैक्टर है कि जो सूरज की इंसोलेशन है वो धरती पे कितनी आएंगी कितनी नहीं आएंगी, ये किस पे डिपेंड करता है कि जो सन रेज हैं वो कितना एंगल बना रही हैं अर्थ सरफेस के साथ। दिस डिपेंड्स ऑन द लेटीट्यूड ऑफ अ प्लेस। अब सूरज की जो किरणें हैं वो कितना एंगल बनाएंगी ये डिपेंड करता है कि वो जो पर्टिकुलर जगह है वो किस लैटिट्यूड पे पड़ती है। तो ये सारी चीजें देखो, यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम वापस से इसी पॉइंट को लेके चलें कि मान लो अर्थ जो है वो एक्सिस पे सीधी भी है, कोई टिल्ट नहीं है, तो भी आप एक चीज तो जरूर नोटिस करोगे, क्योंकि अर्थ जो है वो फ्लैट नहीं है उसका सरफेस। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, मैं दोनों ही चीजों को बता रही हूँ, बट ये ताकि आपको डिफरेंस समझ आ जाए, इसीलिए मैं ये थोड़ा सा टिल्ट नॉन टिल्ट करके चल रही हूँ। ठीक है, तो ये फिर से हम इमेजिनरी वाली चीज पे आ गए हैं कि अर्थ जो है अगर उसकी एक्सेस सेम होती, अब भले ही अर्थ की एक्सेस जो है वो सीधी है, यहाँ पे एक चीज आप 100% देखोगे कि ये जो एक पर्टिकुलर टाइम पे जो सूरज की किरणें पड़ रही हैं वो क्या अर्थ के हर एक सरफेस पे सेम एंगल से पड़ रही हैं? नहीं। मतलब कि मतलब जैसे ये वाला देखो, इक्वेटर पे 90 डिग्री है और पोल्स पे बहुत कम डिग्री का एंगल है। पोल्स पे जो सूरज की किरणें अर्थ के सरफेस के साथ एंगल बना रही हैं वो बहुत कम है ना। तो मतलब कि अब यहाँ पे जो फर्क पड़ रहा है वो किसकी वजह से पड़ रहा है, अर्थ की शेप की वजह से पड़ रहा है। क्योंकि चाहे अर्थ की एक्सिस टिल्टेड हो चाहे ना हो, एक पॉइंट तो श्योर है, एक चीज तो पक्की है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे जो एंगल बन रहा है सूरज की किरणों का अर्थ के सरफेस पे, वो हर एक जगह पे सेम नहीं है। चाहे अब जुलाई वाले महीने में देख लो, अब ये जुलाई वाला ही टाइम है ना, तो क्या इस पे हर जगह सेम एंगल बन रहा है? नहीं बन रहा।
जुलाई वाले टाइम में ही पोल पे अलग एंगल बन रहा है, इक्वेटर पे अलग एंगल बन रहा है, यहाँ पे ट्रॉपिक्स पे अलग एंगल बन रहा है, और अगेन फिर से साउथ पोल पे अलग एंगल है। अब यहाँ पे फिर से जैन देखो, अब जैन वाला ही महीना है, महीना सेम है, टाइम पीरियड सेम है, बट अगर अलग अलग जगह पे देखो तो क्या इक्वेटर वाले उस पे सेम एंगल है जो पोल पे है? नहीं, पोल पे जो एंगल बन रहा है वो अलग है, पोल का जो एंगल है वो काफी कम है। यहाँ पे भी साउथ पोल पे जो एंगल बन रहा है वो बहुत कम है, इक्वेटर पे एंगल बहुत ज्यादा बन रहा है जो कि मैक्सिमम एंगल है 90 डिग्री का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब हमारी रियल सिचुएशन देखो। ठीक है, अब ऊपर का भले ही भूलना है भूल जाओ, अब रियल सिचुएशन पे बात करते हैं। तो रियल सिचुएशन में भी सेम चीज है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि ये जो अर्थ है ना, अर्थ की जो बल्ज है, बल्ज की वजह से सारा काम हो रहा है। अगर अर्थ की पोजीशन ऐसे, अगर ये अर्थ जो है वो स्क्वायर होती, लेट से अर्थ जो है ऐसे स्क्वायर होती, ठीक है, ये स्क्वायर अर्थ थी और यहाँ से सन आ रहा है, सन की किरणें पड़ रही हैं। अब इसमें देखोगे तो ज्यादातर जो किरणें हैं जो भी यहाँ पे पड़ेंगी वो मैक्सिमम क्या होंगी, वो लगभग 90 डिग्री के एंगल पे आएंगी। ठीक है, सारी जो किरणें हैं वो लगभग 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी यहाँ पे। ठीक है, बट अर्थ जो है उसका सरफेस ऐसा स्क्वायर का नहीं है, अर्थ जो है वो यहाँ से बल्ज्ड है, इस तरीके से है। अब जब इस तरीके से है तो यहाँ पे जो किरण पड़ रही है सूरज की, इस तरीके से यहां से हम देखेंगे सरफेस के साथ, यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है वो हर जगह का सेम नहीं है। ठीक है, ये अलग अलग है। The higher the latitude, the less is the angle they make with the surface of the earth, resulting in slant sun rays. जितना ज्यादा हायर लैटिट्यूड होगा उतना ही कम एंगल बनेगा सन की रेस का अर्थ के सरफेस के साथ। मतलब कि यहाँ पे देखो, जो ये ऊपर वाले इलाके हैं इसमें आप ये देखो, जितने हायर लैटिट्यूड है, इसका मतलब जितने भी ये ऊपर वाले एरियाज है, पोल वाले एरियाज हैं, जैसे जैसे आप इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाते जाओगे आप क्या नोटिस करोगे कि ये जो एंगल बन रहा है सूरज की किरणों का अर्थ के सरफेस के साथ, ये बहुत कम है। ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो, मतलब कि जैसे अर्थ के सेंटर पे आ रहे हो, तो आप देखोगे एंगल थोड़ा ज्यादा है। और फिर से जब नीचे की तरफ हायर लैटिट्यूड पे जाओगे, मतलब कि फिर से जब पोल्स की तरफ जाने लगोगे, तो ये एंगल कम होने लगेगा। ये देखो, ये 90 डिग्री था, अब ये जो एंगल है ये 90 डिग्री से बहुत कम है, ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री से काफी कम होगा। तो फिर से जब पोल्स की तरफ जाएंगे तो एंगल जो है वो बहुत कम बनता जाएगा। तो जितने हायर लैटिट्यूड्स हैं, जितनी ऊंचे वाले लैटिट्यूड है, पोल वाला इलाका है, उतना कम एंगल बनेगा सन की रेज का। द एरिया कवर्ड बाय वर्टिकल रेज इज ऑलवेज लेस देन द स्लैंट रेज। अब देखो, ये वाली जो रेज है ना, इनको वर्टिकल रेज बोला जा रहा है, जो सीधी इक्वेटर पे या फिर जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, जब 90 डिग्री का एंगल बना रही है उनको हम क्या बोल रहे हैं, वर्टिकल रेज। और जो स्लैंट, इनको क्या बोल रहे हैं, स्लैंट रेज। जो कम डिग्री का एंगल बना रही है इनको स्लैंट रेज बोल रहे हैं। ठीक है, इनको एक और नाम से बुलाते हैं कि जो ये ऊपर वाली रेज हैं जो कम एंगल बनाती हैं, इनको ओब्लीक रेज कहते हैं। और जो 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं उन्हें ओवरहेड रेज कहते हैं। ओवरहेड मतलब जैसे सर पे आके सीधा किरणें पड़े, तो जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है उन्हें ओवरहेड रेज कहते हैं। तो ये जो स्लैंट रेज है, मतलब ये जो 90 डिग्री से कम का एंगल बना रही हैं जो रेज, कहाँ पे बना रही है, हायर लैटिट्यूड पे, तो यहाँ पे ये रेज ज्यादा एरिया कवर करती हैं एज कंपेयर टू वर्टिकल रेज। मतलब जो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी जो रेज, वो कम एरिया कवर करेंगी, और जो रेज ये कम डिग्री का एंगल बना रही है, मतलब ऊपर वाले एरिया पे जो एरिया कवर होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो एक काम करो, टॉर्च होगी घर में, जल्दी से एक टॉर्च उठाओ, उस टॉर्च को पहले तो एकदम दीवार पे 90 डिग्री के एंगल पे मारो, मतलब कि एकदम हाथ की सिधाई पे दीवार पे टॉर्च मारो। इससे क्या होगा, जो आगे मतलब टॉर्च का निशान पड़ेगा वो कैसा बनेगा, जैसे ये आपने टॉर्च ली इधर से, ये टॉर्च है, ठीक है, इस टॉर्च को सीधा दीवार पे मारा। अब दीवार पे यहाँ पे जो दीवार रहेगी उस पे आप देखोगे सिर्फ इतने से इलाके पे, सिर्फ इतने से इलाके पे वो जो टॉर्च का चांद जैसा बनता है, टॉर्च का जो निशान रहता है वो दिखेगा। ठीक है, लाइट जो है वो दीवार पे सिर्फ इतने एरिया पे दिखेगी। अब क्या करो, अब थोड़ा सा ना टॉर्च को टेढ़ा कर दो। जब टॉर्च को टेढ़ा करोगे, अब यहाँ पे ही अगर टेढ़ा करोगे, सेकंड पिक्चर में देखो, फर्स्ट वाली पिक्चर जो है वो मैंने स्ट्रेट वाली बना दी है, सेकंड पिक्चर में आप देखोगे जब टॉर्च को टेढ़ा करोगे तो अब ये जो किरणें पड़ेंगी, मतलब ये जो आपको दीवार पे इसकी रोशनी पड़ती हुई दिखाई देगी, ये बहुत बड़े एरिया पे दिखाई देगी। इसको थोड़ा सा और नीचे ले जाऊं तो यहाँ पे क्या होगा, ये बहुत बड़े एरिया पे इसकी जो लाइट है वो पड़ेगी।
ठीक है, इतने बड़े एरिया पे पूरी इसकी लाइट पड़ेगी। अब खुद ही कंपेयर करो कि जब 90 डिग्री के एंगल पे आप टॉर्च मार रहे थे दीवार पे तो कितना सा एरिया कवर हो रहा था। तो जब वर्टिकल रेज होती हैं तो एरिया कम कवर्ड होता है, और जब आप उसको थोड़ा सा टेढ़ा करके स्लैंट करके टॉर्च को मारोगे दीवार के ऊपर तो फिर आपको दिखेगा कि इस तरीके से ये बहुत बड़ा एरिया कवर होगा, मतलब बहुत बड़े दीवार के एरिया पे लाइट नजर आएगी। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कि दीवार पे मारना तो टॉर्च उठा के दीवार पे मार मत देना, मतलब कि टॉर्च जला के टॉर्च की रोशनी दीवार पे उसको डालना। ठीक है, खैर इतने समझदार तो हो आप लोग। अब एक और चीज आप इसके साथ नोटिस करोगे सेम एक्सपेरिमेंट करते करते, कि जब आपने 90 डिग्री के एंगल पे चीज डाली थी, टॉर्च डाली थी, तो आप ये देखोगे कि ये जो इस बार दीवार पे जो रोशनी पड़ी है वो बहुत ज्यादा ब्राइट दिख रही है, बहुत ज्यादा तेज रोशनी नजर आ रही है। दीवार के ऊपर जो छोटा सा सर्कल बना दिख रहा है ना वो बहुत ब्राइट है। वहीं आपने जब थोड़ा सा टॉर्च को टेढ़ा किया तो यहाँ पे ज्यादा एरिया पे लाइट पड़ तो रही है, बट वो जो लाइट होगी ना वो बहुत डिम होगी, बहुत कम लाइट होगी, उतना ब्राइट सा एरिया नजर नहीं आएगा जितना ब्राइट आपको फर्स्ट केस में नजर आ रहा था। ठीक है, अब ये मैंने आपको क्यों बताया ब्राइट और डिम वाला, इसको भी आप कनेक्ट करना अभी। ठीक है, बट अभी इतना देखो जो आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो इसमें आप देखना कि जो कम एरिया होगा उसमें भले ही कम एरिया पे लाइट पड़ रही है बट बहुत ब्राइट होगी, एकदम चमकता हुआ आपको वो जो सर्कल है वो दिखेगा। बट जब आप टेढ़ी करके लाइट मारोगे तो एरिया तो बड़ा कवर हो रहा है, ज्यादा एरिया पे रोशनी पड़ती तो दिखाई दे रही है, बट वो जो रोशनी है वो बहुत ब्राइट नहीं है, डिम है। तो यही सेम चीज होती है हमारे सूरज के साथ। ये जो टॉर्च है ना इसको आप सूरज समझो और जो दीवार है उसको आप धरती का सरफेस समझो। अब आपको सारी चीजें जो है वो अच्छे से समझ आने लगेंगी कि क्या हो रहा है यहाँ पे, सूरज की किरणें जो है वो किस तरीके से सरफेस के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं। If more area is covered, the energy gets distributed and the net energy received per unit area decreases. अब वो बात आ रही है जिसको मैं आपको डिम एंड ब्राइट वाले में समझा रही थी। अगर ज्यादा एरिया कवर होता है तो जो एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और पर यूनिट के हिसाब से जो एनर्जी मिलती है वो कम हो जाती है। मतलब देखो जो ये लाइट थी ना, जो टॉर्च थी, उससे तो सेम अमाउंट में लाइट निकल रही है, मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी तो सेम है। ऐसा तो है नहीं कि जब आपने टॉर्च को सीधा रखा था तो अलग अमाउंट में एनर्जी निकल रही थी, जब टेढ़ा किया तो उसमें और ज्यादा एनर्जी बढ़ गई, नहीं, मतलब टॉर्च से लाइट तो उतनी ही निकल रही है, बस सरफेस का असर है या फिर जो इंक्लिनेशन है उसका असर है कि आपने किस एंगल से टॉर्च जो है डाली है दीवार के ऊपर। अब होगा क्या कि यहाँ पे जितना बड़ा एरिया होगा, जितना बड़ा एरिया होगा उतनी ज्यादा लाइट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। सेम लाइट है, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ज्यादा एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो पर यूनिट एरिया के हिसाब से एक यूनिट एरिया पे जो लाइट पड़ेगी वो कम होगी ना। इसीलिए तो जब एक यूनिट हम देख रहे हैं इस पे एरिया, मतलब इस पे जो लाइट है वो डिम हो जा रही है ना। पूरी जो लाइट है उसका अमाउंट तो सेम था, जो टॉर्च से लाइट निकल रही है वो तो अभी भी सेम है, बट क्योंकि वो एक बड़े एरिया पे पड़ रही है इसकी वजह से जो ओवरऑल लाइट एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे देखोगे, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ प्लेस पे देखोगे, सॉरी टाइम नहीं, इस दीवार के एक छोटे से टुकड़े पे देखोगे जिस पर लाइट पड़ रही है, तो यहाँ पे जो लाइट है वो बहुत डिम रहेगी। हर एक पर यूनिट जो एरिया है उस पर लाइट बहुत डिम रहेगी। अब इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आपके घर में मान लो 10 रोटी हैं और 5 लोग हैं। कितनी रोटी हैं? 10 रोटी हैं और लोग हैं 5 पीपल। हर एक आदमी पे दो दो रोटी आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं, 2 रोटी ईच पीपल आ जाएगा। अब क्या हुआ कि आपके घर में रोटी तो उतनी ही है बट 5 लोग ना मेहमान आ गए, अब आपके घर में 10 लोग हो गए इन टोटल। अब एक पर्सन पे कितनी रोटी पड़ेगी? अब पर यूनिट पे, मतलब एक पीपल पे, एक पर्सन पे कितनी रोटी पड़ेगी? सिर्फ एक पड़ेगी। तो आप देखोगे कि पहले जब लोग कम थे तो कम लोगों को ज्यादा रोटी मिल रही थी, अब जब लोग बढ़ गए तो हर एक पर्सन पे अब पहले से कम रोटी पड़ रही है। पहले हर एक पर्सन के पास 2 रोटी थी, अब हर एक पर्सन पे 1 रोटी पड़ रही है। सेम चीज आपको इस चीज पे भी दिखाई देगी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो सूरज से निकल रही है या जो अमाउंट ऑफ एनर्जी टॉर्च से निकल रही है वो तो अभी भी सेम है, बट क्योंकि एरिया बड़े एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा कि जो पर यूनिट ऑफ एरिया है उस पे जो एनर्जी पड़ेगी वो कम होगी, और यहाँ पे क्योंकि
सेम एनर्जी कम एरिया पे पड़ रही है, सेम एनर्जी कम एरिया पे पड़ रही है, तो इसमें जो पर यूनिट ऑफ एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी। इसमें तभी तो ब्राइट दिख रहा है, एकदम जो सर्कल है वो ब्राइट दिख रहा है, मतलब सेम जगह पे बहुत ज्यादा एनर्जी दिख रही है। Moreover, the slant rays are required to pass through greater depth of the atmosphere, resulting in more absorption, scattering and diffusion. तो एक रीजन तो ये है कि जो हमारे हायर लेटीट्यूड्स हैं, ठीक है, जो हमारे हायर लेटीट्यूड्स हैं वहां पे कम हीट रिसीव होती है, क्योंकि यहाँ पे एरिया ज्यादा रिसीव हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे स्लैंटिंग रेज हैं तो यहाँ पे जो एरिया है वो ज्यादा रिसीव हो रहा है। अगर एरिया ज्यादा है तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया होगी वो कम होगी। इतना तो हमें समझ आ गया। दूसरा, ये जो जैसे अब एटमॉस्फेयर बनाते हैं, यहाँ पे ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है। अब इस एटमॉस्फेयर में आप देखोगे कि ये जो किरणें हैं वो कहाँ पे ज्यादा ट्रेवल कर रही हैं। इधर पे देखोगे जहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, वहां ये जो एरिया है वो इतना सा है, बस छोटा सा है, ठीक है। बट जहां एंगल कम है, पोल वाली जो साइड है, वहां देखो कितना बड़ा एरिया जो है वो ट्रेवल कर रही है लाइट आफ्टर एंटरिंग द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर वो ज्यादा एरिया ट्रेवल कर रही है। अब जब एटमॉस्फेयर के अंदर वो ज्यादा एरिया ट्रेवल करेगी तो ज्यादा स्कैटर भी होगी, क्योंकि अभी आप आगे पढ़ोगे कि जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट चीजें हैं, वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी दूसरी गैसेस हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, क्लाउड्स हैं, ये सारी चीजें क्या करती हैं, ये लाइट को स्कैटर करती हैं। ठीक है, लाइट को इस तरीके से स्कैटर करती हैं। अब जितनी ज्यादा स्कैटर होगी लाइट, उतनी उतने ज्यादा एरिया पे पड़ेगी और उतनी कम एनर्जी होगी। कम एनर्जी मतलब कम हीट। तो जो पोलर रीजन्स हैं वहां पे उजाला तो आपको दिखाई देगा बट हीट महसूस नहीं होगी, क्योंकि वहां पे सूरज की जो किरणें हैं वो कुछ इस तरीके से पड़ रही हैं कि वहां पे जो हीट है वो ज्यादा महसूस नहीं होती है। और यहाँ पे जो इक्वेटर वाले रीजन्स है उसमें देखो, उसमें क्योंकि बहुत ज्यादा एरिया ट्रेवल नहीं कर रही है लाइट, तो इसमें क्या होगा, कम स्कैटर होगी। जितनी कम स्कैटर होगी उतनी सीधी जाके एक पर्टिकुलर एरिया पे गिरेगी, और एक कॉन्सेंट्रेटेड एरिया पे अगर हीट ज्यादा होगी, मतलब सनरेज पड़ेंगी, तो वहां पे हीट बढ़ेगी अपने आप। तो ये अब टॉर्च वाला एग्जांपल जो है उससे कंपेयर करो, क्योंकि सेम चीज को अगर मैं बार बार रिपीट करूंगी तो आप कंफ्यूज भी हो जाओगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कम एरिया ट्रेवल हो रहा है, कम एरिया ट्रेवल हो रहा है, इसकी वजह से ये कम स्कैटर होंगी, कम स्कैटर होंगी तो ज्यादा हीट होगी। तो जहां पे 90 डिग्री का एंगल है वहां हीट ज्यादा है, हीट इज मोर, एरो ऊपर की तरफ है मतलब मोर। और जहां पे 90 डिग्री से कम एंगल है, जो पोलर इलाके हैं, वहां पे हीट इज लेस बिकॉज इट इज ट्रेवलिंग more area in the atmosphere and it has less angle than the 90 degree. तो यहाँ पे हीट कम होगी। Now the passage of solar radiation through the atmosphere, तो जो चीज अभी हमने देखी कि किस तरीके से जो सोलर रेडिएशन है वो एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करती है, तो उसकी वजह से क्या क्या होता है। The atmosphere is largely transparent to short wave solar radiations. हमने ये चीज पहले डिस्कस की थी कि जो इंसोलेशन है, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस हैं, वो शॉर्ट वेव की फॉर्म में धरती की तरफ आती हैं। तो इन शॉर्ट वेव्स के लिए ज्यादातर जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो ट्रांसपेरेंट है। तो लास्ट चैप्टर में याद करो जब हमने एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन की बात की थी, जिसमें हमने बात की थी कि किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इनकमिंग सोलर वेव्स के लिए ट्रांसपेरेंट का काम करता है, और आउटगोइंग सोलर वेव्स के लिए, आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल वेव्स के लिए, सॉरी, आउटगोइंग जो टेरेस्ट्रियल वेव्स होती है, जो धरती से टकरा के जो रेज जाती हैं, उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड ओपेक का काम करता है ना। अब चाहे मेरी वीडियोस देखी हो, चाहे आपने कहीं और से पढ़ा होगा, ये चीज आपने उसमें जरूर पढ़ी होगी कि कार्बन डाइऑक्साइड इनकमिंग वेव्स के लिए ट्रांसपेरेंट है और आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल वेव्स के लिए वो ओपेक का काम करता है। तो एक्चुअली ना ओवरऑल जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो कुछ इसी तरीके से काम करता है। कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं बल्कि ओवरऑल जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसको हम इन जनरल बात करें, इन जनरल क्या है कि ज्यादातर जो शॉर्ट वेव्स होती है ना वो आसानी से एटमॉस्फेयर को पार करके अंदर आ जाती हैं। हालांकि बहुत स्पेसिफिक अब आप आने वाले टॉपिक्स में पढ़ोगे कि कितनी जो रेडिएशन है वो अंदर आती है, कितनी बाहर जाती है, कितना परसेंटेज, तो वो परसेंटेज वाइज आप आगे पढ़ोगे थोड़ा सा। बट अभी के लिए कितना याद रखो कि जो हमारी अर्थ है इसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर के अंदर जो सन की रेज आती है ना, ये शॉर्ट वेव्स जो होती हैं, ठीक है, ये ज्यादातर रेज जो है, मैक्सिमम रेज, वो अंदर आ जाती हैं कि ठीक है भाई आ जाओ। ठीक है, ट्रांसपेरेंट का मतलब यही है कि इनकमिंग सोलर रेडिएशंस आ जाती हैं इजीली।
ठीक है। द इनकमिंग सोलर रेडिएशन पासिस थ्रू द एटमॉस्फेयर बिफोर स्ट्राइकिंग द अर्थ सरफेस। तो ये तो बात सेम ही हो गई कि भाई इसका मतलब यही है कि जो आने वाली सूरज की किरणें हैं वो अर्थ के सरफेस पे टकराने से पहले हमारे एटमॉस्फेयर से होकर गुजरती हैं। हाँ ठीक है, ये चीज तो ऑब्वियस है कि भाई अर्थ के सरफेस पे टकराने से पहले जो भी रेज आएंगी वो हमारे एटमॉस्फेयर से गुजर कर आ रही हैं, उसमें ट्रेवल करके आ रही हैं। Within the troposphere, water vapor, ozone and other gases absorb much of the near infrared radiations. अब एटमॉस्फेयर में भी क्या होता है ना कि जो ऊपर के लेयर्स हैं उनमें से तो चलो ये रेडिएशंस आ जाती हैं, बट जब ट्रोपोस्फेयर के पास पहुंचती हैं ये रेज, जब ये ट्रोपोस्फेयर के पास पहुंचती हैं तब क्या होता है कि जो ओजोन है और जो दूसरी गैसेस हैं, यहाँ पे वाटर वेपर है, वाटर वेपर है यहाँ पे, ठीक है, वो क्या करेगा, वो कुछ रेज को वापस लौटा देगा। यहाँ पे O3 होगा, स्ट्रेटोस्फेयर हमने पढ़ा है, स्ट्रेटोस्फेयर में O3 होता है, ठीक है, O3 मतलब ओजोन, और भी दूसरी गैसेस होती हैं, CO2 होता है। अब ये सारी चीजें क्या करेंगी, ये कुछ कुछ रेज को वापस लौटा देंगी, ठीक है, कुछ कुछ रेज को वापस लौटा देंगी। और ज्यादातर वेव्स को, ज्यादातर जो इंफ्रारेड वेव्स हैं उन्हें ये खुद एब्जॉर्ब कर लेंगी अपने ही अंदर, मतलब उनको एब्जॉर्ब कर लेंगी, सोख लेंगी, ठीक है। कुछ रेज को ये लौटा देंगी बट ज्यादातर रेज को ये अपने ही अंदर एब्जॉर्ब करके रख लेंगी। जैसे स्पॉन्ज पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है ना, तो कुछ उस तरीके से समझ लो कि यहाँ पे जो गैसेस हैं ये सब काफी सारी इंफ्रारेड वेव्स को सोक कर लेंगी, एब्जॉर्ब कर लेंगी। अब इंफ्रारेड वेव्स क्यों लिखा है, क्योंकि ना जो सूरज से आने वाली किरणें होती हैं वो एक तरीके की नहीं होती, अलग अलग होती हैं। अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, इंफ्रारेड वेव्स होती हैं, विजिबल रेज होती हैं, तो इस तरीके से अलग अलग तरीके की वेव्स जो है वो होती हैं। तो मैक्सिमम जो इंफ्रारेड वेव्स हैं वो CO2 या जो बाकी ओजोन, वाटर वेपर, ये सारी चीजें हैं वो एब्जॉर्ब कर लेंगी। तो ये जो नियर इंफ्रारेड वेव्स होती हैं ये भी एक तरीके की रेडिएशंस ही होती हैं। Next, very small suspended particles in the troposphere scattered visible spectrum both to the space and towards the earth surface. अब होता क्या है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी हैं और मैक्सिमम डस्ट पार्टिकल्स आपको ट्रोपोस्फेयर में नजर आएंगे और ट्रोपोस्फेयर के भी जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें नजर आएंगे। अभी जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये लाइट को स्कैटर कर देते हैं। आपने अपनी साइंस की क्लासेस में, पिछली क्लासेस में एक एक्सपेरिमेंट जरूर किया होगा जिसमें एक ट्रेपीजियम रहता है, उसमें से लाइट को निकालते हैं। एक इस तरीके से 3D ट्राइंगल रहता है और उस ट्राइंगल के एक तरफ से लाइट को डालते हैं, लेट्स से ब्लू कलर से मैं बना रही हूँ, यहाँ से एक तरफ से लाइट डालते हैं और दूसरी तरफ से जो लाइट निकलती है ना वो अलग अलग कलर की निकलती है। सातों कलर जो हैं रेनबो के वो आपको दिख रहे होते हैं, विबग्योर वाले। तो यहाँ पे ना यही चीज होती है कि ये जो पार्टिकल्स है ना, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये लाइट को स्कैटर करते हैं, ठीक है, और अर्थ की तरफ भी करते हैं और सूरज की तरफ भी स्कैटर करते हैं। तो मान लो यहाँ पे मैं ब्लैक कलर से ये डस्ट पार्टिकल्स बना रही हूँ, ट्रोपोस्फेयर में ये डस्ट पार्टिकल्स हैं। अब ये डस्ट पार्टिकल्स क्या करेंगे, लाइट को स्कैटर कर देंगे, जो विबग्योर वाला कलर होता है ना उसमें अलग अलग कलर में स्कैटर कर देंगे, ठीक है। अब अर्थ की तरफ भी स्कैटर करेंगे और इस तरफ भी स्कैटर करेंगे, चारों तरफ स्कैटर करेंगे, वो सूरज की तरफ भी, मतलब स्पेस की तरफ भी स्कैटर करेंगे। जो व्हाइट लाइट होती है उसको उन्होंने 7 कलर की लाइट में स्कैटर कर दिया। दिस प्रोसेस एड्स कलर टू द स्काई। और आपको जो आसमान का कलर दिखता है ना, मतलब ब्लू कलर, रेड कलर, ऑरेंज कलर, ये जो आसमान में अलग अलग कलर नजर आते हैं, नॉर्मली आपको ब्लू कलर नजर आता है, बट जब सूरज उग रहा होता है या जब सूरज डूब रहा होता है तो रेड कलर नजर आता है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं वो इस लाइट को स्कैटर करते हैं। और क्योंकि हर एक जो लाइट होती है, जैसे जो विबग्योर है उसमें भी ये जो वायलेट, रेड कलर की, जितनी भी अलग अलग कलर की रेज रहती हैं, इनकी अपनी अपनी वेवलेंथ रहती है। तो जो सबसे कम वेवलेंथ वाली लाइट होती है वो तो पूरी तरीके से स्कैटर हो जाती है, बट जो ज्यादा वेवलेंथ की लाइट होती है वो हमें नजर आ जाती है। तो मतलब इस तरीके से, बहुत ज्यादा साइंस में इसमें आपको नहीं जाना, मेन बात क्या है वापस से एक लाइन में बता दूं कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो लाइट को स्कैटर करते हैं। इस स्कैटरिंग की वजह से हमें आसमान में अलग अलग कलर्स दिखते हैं। नेक्स्ट है स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। स्पेशल का मतलब है स्पेस से रिलेटेड, मतलब जगह से रिलेटेड, ठीक है, जगह, रीजन से रिलेटेड। तो अब अलग अलग जगह पे किस तरीके से इंसुलेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है, उसको थोड़ा हम नंबर्स में पढ़ेंगे कि किस तरीके से अलग अलग अमाउंट में अलग अलग जगह पे इंसुलेशन आती है। द इंसुलेशन रिसीव्ड एट द सरफेस वेरीज फ्रॉम अबाउट 320 watt per meter square in the tropics to about 70 watt per meter square in the poles।
तो धरती के सरफेस पे जो इंसोलेशन रिसीव होती है वो अलग अलग जगह पे अलग है। कैसे अलग है? तो जो ट्रॉपिक्स वाले इलाके हैं, जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाला इलाका है, उसमें जो एनर्जी रिसीव होती है वो लगभग 320 वॉट पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से है। ठीक है, अब ये नंबर आप याद रख लो कि वॉट, मीटर स्क्वायर, इस सब में आपको बहुत ज्यादा नहीं जाना कि इसको वॉट में ही क्यों लिखा है, ये सब आप ज्यादा मत सोचो, एनर्जी की यूनिट्स हैं ये। ठीक है, आप बस नंबर याद कर लो कि 320 वॉट पर मीटर स्क्वायर है ट्रॉपिक्स में। और जो पोल्स वाले इलाके हैं, हमारे जो पोलर रीजन्स हैं, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, यहाँ पे जो एनर्जी रिसीव होती है वो लगभग 70 वॉट पर मीटर स्क्वायर के मात्रा से होती है। मैक्सिमम इंसोलेशन इज रिसीव्ड ओवर द सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। मैक्सिमम जो इंसोलेशन है, मतलब मैक्सिमम जो सूरज से आने वाली किरणें हैं, वो कहाँ पे रिसीव होती हैं? सब ट्रॉपिकल डेजर्ट वाले इलाके में होती हैं, वेयर क्लाउडीनेस इज द लीस्ट। सब ट्रॉपिकल डेजर्ट वाले इलाके, देखो डेजर्ट आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये वो इलाके हैं जो सूखे हैं, यहाँ पे पानी की कमी है। अब देखो, अगर डेजर्ट वाला इलाका है, यहाँ पे पानी की कमी है, तो इसका मतलब यहाँ पे इवोपरेशन नहीं होगी। इवोपरेशन यहाँ पे जब नहीं होगी तो फिर क्लाउड भी नहीं बनेंगे। क्लाउड कैसे बनते हैं? अगर आप पिछले चैप्टर देखते हुए आ रहे हो, पिछले पूरे टॉपिक को फॉलो कर रहे हो, तो आपको मैंने बीच में बताया था कि जो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उनके अराउंड वाटर वेपर जो है वो कंडेंस हो जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है? बड़े बड़े बादल बन जाते हैं। अब बादल बन कैसे रहे हैं? जब वाटर वेपर होगा, जब वाटर वेपर कंडेंस होगा। और वाटर वेपर कहाँ से आएगा? इवोपोरेशन से। जब यहाँ पे कोई पानी भाप बन के उड़ ही नहीं रहा, तो एटमॉस्फेयर में पानी आएगा कहाँ से? और जब पानी होगा ही नहीं तो फिर बादल कहाँ से बनेंगे? तो इसीलिए जो डेजर्ट वाले इलाके होते हैं, वहां पे आसमान पूरा क्लियर रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे जब क्लियर आसमान रहेगा, यहाँ पे क्लाउडीनेस नहीं रहेगी, तो उसकी वजह से क्या होगा? मैक्सिमम जो सूरज की जो इंसुलेशन आएंगी, सूरज की जो किरणें आएंगी, वो धरती के सरफेस तक पहुंच जाएंगी। क्योंकि जैसा अभी हमने देखा कि क्लाउड्स भी होते हैं और वाटर वेपर भी होते हैं, ये क्या करते हैं? ये बहुत सारी किरणों को वापस लौटा देते हैं। तो जब यहाँ पे बादल होंगे ही नहीं, तो किरण क्या करेगी? मतलब जो सनरेज है वो सीधा अंदर आ जाएंगी। ठीक है, मैक्सिमम सनरेज अंदर आ जाएंगी, क्योंकि जो बादल होते हैं वो यहाँ पे हैं ही नहीं, जो कि इस रेज को, इन सोलर रेडिएशंस को लौटाते। ठीक है, तो इसीलिए जो डेजर्ट वाले इलाके हैं वहां पे मैक्सिमम इंसोलेशन आती है, क्योंकि क्लाउडीनेस वहां पे नहीं रहती है, बादल वहां पे नहीं रहते हैं। इक्वेटर रिसीव्स कंपैरेटिवली लेस इंसोलेशन देन ट्रॉपिक्स। और इक्वेटर जो होते हैं वो ट्रॉपिक्स से कंपैरेटिवली कम इंसोलेशन रिसीव करते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने बात की, हमने सब ट्रॉपिक वाले रीजन की बात कर ली। सब ट्रॉपिक रीजन होते हैं जो ट्रॉपिक से थोड़ा सा ऊपर रहते हैं। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ऊपर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर। ठीक है, तो ये थे सब ट्रॉपिक रीजन्स। यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे जो सोलर रेडिएशंस रहती हैं, इंसोलेशन रहती हैं, इंसोलेशन वो मैक्सिमम रहती हैं, बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि क्लाउड जो है वो यहाँ पे नहीं रहते हैं। अब अगर हम इस वाले एरिया की बात करें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर, अब इन तीनों चीजों को अगर हम कंपेयर करें, तो जो इक्वेटर वाला रीजन है ना, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे लेस इंसोलेशन रिसीव होती है। अब यहाँ पे लेस इंसोलेशन क्यों रिसीव होती है? क्योंकि जो इक्वेटर वाले रीजन है, यहाँ पे बादल ज्यादा होते हैं। सब ट्रॉपिक्स में क्या था? बादल कम थे, इसीलिए ज्यादा इंसोलेशन रिसीव हो रही थी। एंड इक्वेटर वाले रीजन पे बादल बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हीट रहती है, यहाँ पे बारिश भी रहती है, तो इसकी वजह से जो पानी है वो भाप की तरह उड़ के ऊपर बादल बन जाते हैं। जब यहाँ पे बादल होंगे तो मैक्सिमम जो सनलाइट है, मतलब काफी सारी जो सनरेज हैं, वो वापस लौट जाएंगी और अर्थ के सरफेस तक नहीं पहुंच पाएंगी। इसी कारण से जो इक्वेटर रहता है, यहाँ पे लेस इंसोलेशन रहती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में भी इंसोलेशन वैसे तो कम ही रहती है, बट इक्वेटर के मुकाबले ज्यादा रहती है। ठीक है, इक्वेटर के मुकाबले यहाँ पे इंसोलेशन थोड़ी ज्यादा आती है। कैप्रिकॉर्न में भी इक्वेटर के मुकाबले यहाँ पे इंसोलेशन ज्यादा रहती है। बट अगर आप सब ट्रॉपिकल वाले रीजन से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कंपेयर करोगे, मतलब सब ट्रॉपिकल से ट्रॉपिक को कंपेयर करोगे, तो उसमें जो सब ट्रॉपिकल एरिया है उसी को ज्यादा रिसीव होती है। ठीक है, क्योंकि वहां तो बिल्कुल ही बादल नहीं है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में थोड़े बहुत बादल हैं, तो इसीलिए वहां पे कुछ जो इंसोलेशन है वो रिसीव होती है, कुछ इंसोलेशन को बादल लौटा देते हैं। बट इक्वेटर वाले रीजन में बहुत ज्यादा बादल होते हैं, इसीलिए ज्यादातर जो लाइट होती है, सनरेज होती है, वो लौट जाती हैं, और बहुत कम इंसोलेशन इक्वेटर वाले रीजन पे रिसीव होती है। तो यहाँ पे एक नहीं, काफी सारी चीजें काम कर रही हैं। जैसे आप देखोगे, इनका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी यहाँ पे काम कर रहा है, कि किस तरीके से जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो
कैंसर वाले इलाके पे ज्यादा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे यहाँ पे सर्दियों में ज्यादा हो जाएगा। बट इन सब के साथ साथ जो एटमॉस्फेयर है वो भी रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जहां पे बादल ज्यादा होंगे तो वहां पे चाहे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कुछ भी बन रहा है, जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भले ही 90 डिग्री है बट उस जगह पे अगर बहुत ज्यादा बादल हैं तो बादल बहुत सारी इंसुलेशन को लौटा देंगे और कम जो इंसुलेशन है वो सरफेस तक पहुंच पाएगी। ठीक है, अगर एटमॉस्फेयर की बात करो तो एटमॉस्फेयर के ऊपर तो अभी भी मैक्सिमम सनरेज गिर रही हैं, बट जब वो एटमॉस्फेयर के अंदर आएंगी और अर्थ के सरफेस से टकराएंगी तो फिर क्या होगा, ये जो एटमॉस्फेयर है ना ये बहुत सारे चेंजेस ला देगा। अगर इसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हैं, बहुत सारा वाटर वेपर है, बहुत ज्यादा बादल हैं, तो ये बहुत सारी इंसुलेशन को लौटा देंगे और कम इंसुलेशन को यहाँ सरफेस तक पहुंचाएंगे। तो एक फैक्टर काम नहीं कर रहा, सारे फैक्टर्स जो हैं ये एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और जिसकी वजह से अर्थ के सरफेस पे जो इंसुलेशन है वो अलग अलग आती है। Generally, at the same latitude, the insolation is more over the continent than over the ocean. और generally क्या होता है, अगर आप सिर्फ एक ही latitude की बात करो, मतलब इस पूरे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की मान लो बात कर रहे हो आप, तो इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ही कहीं पे तो लैंड वाला इलाका होगा और कहीं पे वाटर वाला इलाका होगा। तो जो लैंड वाला इलाका है यहाँ पे ज्यादा इंसुलेशन होती है, जो लैंड होती है वहां पे ज्यादा इंसुलेशन है, एंड जो वाटर वह है मतलब जहाँ पे ओशन है वहां पे कम इंसुलेशन रहती है। तो इसका रीजन भी सेम है कि जो लैंड है वहां पे क्योंकि कम पानी रहता है, कम बादल बनते हैं लैंड के ऊपर, और जो वाटर होता है उसके ऊपर बादल बहुत ज्यादा बनते हैं क्योंकि पानी पूरा इवोपोरेट होता रहता है कंटिन्यूसली। तो पानी जो है जो समुद्र वगैरह है उसके ऊपर अच्छे खासे बादल बन जाते हैं। तो जब समुद्र के ऊपर बादल रहेंगे तो फिर समुद्र तक कम इंसुलेशन आएगी, और जब लैंड के ऊपर कम बादल रहेंगे तो फिर ज्यादा इंसुलेशन लैंड के ऊपर आएगी। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है कि सेम लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड भले ही सेम है बट क्योंकि कहीं पे लैंड है कहीं पे वाटर है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो लैंड वाले इलाके हैं वहां पे जो इंसुलेशन है वो ज्यादा है और जो ओशियन है वहां पे इंसुलेशन जो है वो कम है। इन विंटर द मिडल एंड हायर लैटिट्यूड्स रिसीव्स लेस रेडिएशन देन समर। अब अगर हम विंटर एंड समर की बात करें तो जो समर होती है, पहली बात तो समर होती ही इसलिए है क्योंकि उस पर्टिकुलर जगह पे ज्यादा हीट रिसीव हो रही होती है। वो जो जगह है, वो जो अर्थ का हिस्सा है वो सूरज के तरफ टिल्टेड होता है। जैसे आप ये वाली पिक्चर देखोगे, इसमें जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है जुलाई वाले टाइम पे, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सूरज की ज्यादा किरणें आ रही हैं। सूरज जो है उसकी तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टिल्टेड है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 90 डिग्री का एंगल पड़ रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे समर है। अब जब यहाँ पे समर होगी तो कहाँ पे विंटर है, विंटर कहाँ पे है, विंटर नीचे वाले इलाके में, यहाँ पे विंटर है। ठीक है, अब जब यहाँ पे विंटर है तो इस पे एक चीज आप नोटिस करोगे, अब विंटर वाले इलाके में जो सूरज की किरणें गिरेंगी यहाँ पे मिडल एंड हायर लैटिट्यूड्स पे, जब किरणें गिरेंगी तो वो थोड़ा सा स्लैंटिंग होंगी, और जब स्लैंटिंग होगी तो यहाँ पे इंसुलेशन कम रिसीव होगी। ठीक है, तो जिस तरफ गर्मी होगी उस तरफ सीधी किरणें आके पड़ेंगी तो यहाँ पे इंसुलेशन ज्यादा होगी, मोर इंसुलेशन। ठीक है, इंसुलेशन इज मोर। और जो सर्दी वाला इलाका है, जो इलाका थोड़ा सा सूरज से दूर है, अर्थ के टिल्ट के कारण ऊपर वाला इलाका भी आगे है और ये पीछे वाला इलाका मतलब नीचे वाला इलाका थोड़ा पीछे है। पीछे होने के कारण इसके जो सूरज की किरणें हैं वो थोड़ी सी टिल्टेड होंगी, थोड़ी सी स्लैंटेड होंगी, और इसकी वजह से यहाँ पे इंसोलेशन कम पड़ेगी, इंसोलेशन विल बी लेस। अब जैन वाले टाइम पे आ जाओ। अब जनवरी में क्या हो रहा है, सब कुछ उल्टा हो गया है। ऊपर वाला हिस्सा जो है अब वो दूर चला गया है और नीचे वाला हिस्सा सूरज के पास आ गया है। मतलब इस टिल्ट में आप देखोगे तो ये वाला हिस्सा सूरज से थोड़ा दूर है और ये वाला हिस्सा थोड़ा सा पास आ गया है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जैन वाले टाइम पे जो हमारा सदर्न हेमिस्फेयर है, जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह है, वहां पे होती है गर्मी। अब यहाँ पे गर्मी है तो ऊपर वाले रीजन्स में ठंडी होगी। जब ऊपर वाले रीजन्स में ठंडी है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस टाइम पे आपको क्या देखने मिल रहा है कि जो सूरज की किरणें हैं वो यहाँ पे ज्यादा स्लैंटिंग एंगल बनाएंगी, ज्यादा कम एंगल पे गिरेंगी। और जब ये ज्यादा कम एंगल पे गिरेंगी तो इस टाइम पे ऊपर वाले इलाके में जो इंसोलेशन है, यहाँ पे इंसोलेशन जो है वो कम होगी और नीचे वाले इलाके में जो इंसोलेशन है वो ज्यादा होगी। ठीक है, तो जिस इलाके में गर्मी होगी वहां पे इंसोलेशन ज्यादा रिसीव हो रही है और जिस इलाके में ठंडी होगी वहां पे इंसोलेशन जो है वो कम रिसीव हो रही है। ठीक है, तो इस पिक्चर में देख सकते हो आप, समर वाले में जब ऊपर समर है तो इंसोलेशन यहाँ ज्यादा है और जब नीचे वाले इलाके में समर है तो यहाँ इंसोलेशन ज्यादा है। सेम में जब सर्दी पड़ रही है तो जब यहाँ पे सर्दी पड़ रही है तो नीचे वाले इलाके में इंसुलेशन कम है और जब यहाँ पे सर्दी पड़ रही है तो ऊपर वाले इलाके में इंसुलेशन कम है। तो यही था इस पूरी लाइन का मतलब कि जो समर एंड विंटर है उसमें इंसुलेशन जो है वो अलग अलग रहती है। विंटर में
मिडल एंड हायर लैटिट्यूड पे जो इंसोलेशन है वो कम रिसीव होती है। मिडल एंड हायर लैटिट्यूड मतलब कि जो पोलर वाले रीजन है, जो टेम्परेट रीजन है वहां पे, एंड इवन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला रीजन है वहां पे भी कम लाइट पड़ेगी। तो यहाँ पे मिडल और आप हायर लैटिट्यूड से कंफ्यूज ना हो जाओ। इसका मतलब बस यही है कि जैसे यहाँ पे आप अगर आप देखोगे जो सर्दी वाला रीजन है, इस वाली पिक्चर में जो सर्दी वाला रीजन है, इसमें जो इक्वेटर है ये एक तरीके से मिडल है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, फिर यहाँ पे पोल है। तो इसमें देखो एकदम स्लैंटिंग पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो ऊपर वाले इलाके मतलब जो पोलर रीजन है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, फिर यहाँ पे इक्वेटर है। तो मिडल एंड हायर लैटिट्यूड पे क्या होगा, कम इंसोलेशन होगी सर्दी वाले सीजन में। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने वाली चीज नहीं है। एक बार आप लाइन को थोड़ा सा ध्यान से समझ के पिक्चर को देखोगे तो समझ आ जाएगा कि क्या कहने वाले हैं। खैर ये सारी चीजें ना बहुत सारी वो थी जो आप ऑलरेडी क्लास 6th 7th में पढ़ के आ चुके हो, बट क्योंकि अब हम थोड़ा सा और डीपर लेवल पे समझने की कोशिश कर रहे हैं, हर चीज के पीछे रीजन जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए ये सारी चीजें वापस से आपको डिटेल में ही समझानी जरूरी थी। तो नाउ आई होप कि आपको ये सारा जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। आई नो कि मैंने नॉर्मल से काफी ज्यादा टाइम लगा दिया है इस पे, बट मेरा मकसद ये है कि आप एक बार पढ़ो बट अच्छे से पढ़ो, ताकि आपको सारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएं। ऐसा ना हो कि आपको फिर से 6th क्लास की बुक पलट के देखनी पड़ रही है कि अरे ये क्या था, वो क्या था, किस तरीके से रोटेशन हो रही है, किस तरीके से रेवोल्यूशन हो रहा है। तो वो सारी चीजें अगर आप कोई भूल भी गया है तो वापस से सब आपको याद आ जाए और सारी चीजें जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। एंड आपका जो भी फीडबैक है आप प्लीज वो कमेंट में दो, इससे यूट्यूब को भी पता चलता है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो फिर वो ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है, तो फिर ज्यादा रीच जाती है, ज्यादा लोगों को फायदा होता है। तो इस तरीके से आप अपनी फीडबैक दे सकते हैं। अच्छा लगा तो बताइए, बुरा लगा तो वो भी बताइए कहाँ पे इंप्रूव किया जा सकता है। तो विद दिस आई विल से बाय टू यू एंड विल मीट इन द नेक्स्ट टॉपिक। बाय बाय।